वीडियो और साउंड क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो। वीडियो और साउंड क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो। ठीक। देखो, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अभिक्रिया की कोटि, है ना। और अभिक्रिया की कोटि में हम लोग पढ़े हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो यूनिट होता है, उसकी जो इकाई होती है वो कितनी होती है बताओ? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कितना होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का कितना होता है बताओ? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, है ना। मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। और तृतीय कोटि की अभिक्रिया का इकाई क्या होता है? मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, है ना। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना इकाई। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो बिल्कुल इसको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे अणु संख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर। ठीक है, अणु संख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, अणु संख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर। तो सबसे पहले आपको दो भागों में तोड़ लेना है इसको, अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि। एक साइड लिखना है अणु संख्यता और दूसरी साइड लिखना है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो देखो अणु संख्यता में, अच्छा अणु संख्यता क्या होता है? अणु संख्यता को ही आणविकता भी बोलते हैं, याद रखना। इसी को क्या बोलते हैं? आणविकता भी बोला जाता है। आणविकता, इसी को आणविकता भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो पहला अंतर यह है कि यह केवल सैद्धांतिक मान है। अणु संख्यता क्या है? यह केवल सैद्धांतिक मान है। यह केवल सैद्धांतिक मान है। यह केवल सैद्धांतिक मान है। जबकि इसकी बात करें तो यह प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं। इसे हम किससे ज्ञात करते हैं? प्रयोग से। तो यहां पर लिखोगे यह प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं, या फिर इसे लिख सकते हो आप, है ना। इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहला अंतर क्या है कि जो अणु संख्यता या जो आणविकता होती है वो एक प्रकार की क्या होती है? सैद्धांतिक मान होती है। क्या होती है? सैद्धांतिक मान होती है। जबकि जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसको हम क्या करते हैं? प्रयोग के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज है यह हमेशा पूर्णांक होता है। अणु संख्यता क्या होता है? यह हमेशा, यह हमेशा पूर्णांक होता है। ठीक है, अणु संख्यता या आणविकता क्या होता है? हमेशा और हमेशा क्या होता है? ये पूर्णांक होता है। ठीक है, जबकि यह प्रभाज्य भी हो सकता है। इसकी बात करें अभिक्रिया की कोटि का, तो यह प्रभाज्य भी हो सकता है। यह प्रभाज्य भी हो सकता है। ठीक है, प्रभाज्य मतलब भिन्नात्मक, है ना, भिन्न के रूप में भी पाया जाता है ना ये। यह प्रभाज्य भी हो सकता है। तीसरा चीज, इसका मान शून्य नहीं होता। ठीक है, अणु संख्यता में क्या है? इसका मान
शून्य नहीं होता है। ठीक है, इसका मान शून्य नहीं होता है, इसका मान शून्य हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि में क्या लिखोगे? इसका मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है। चौथा पॉइंट, अणु संख्यता या आणविकता में चौथा पॉइंट है अपना, यह अभिक्रिया के किसी पद विशेष से संबंधित होता है। यह अभिक्रिया के किसी पद विशेष से संबंधित होता है। यह अभिक्रिया के किसी पद विशेष से क्या होता है? संबंधित होता है। यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होता है। इसकी बात करें तो क्या है? यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होता है। यह संपूर्ण अभिक्रिया से क्या होता है? संबंधित होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, अभिक्रिया की अणु संख्यता अभिकारकों की सांद्रता और दर से किसी प्रकार संबंधित नहीं होता है। ठीक है, अभिक्रिया की पांचवा पॉइंट है, अभिक्रिया की अणु संख्यता अभिकारकों की सांद्रता और दर, अभिकारकों की सांद्रता व दर, अभिक्रिया की अणु संख्यता अभिकारकों की सांद्रता और दर से किसी प्रकार से संबंधित नहीं होता। ठीक है, अभिक्रिया की अणु संख्यता अभिकारकों की सांद्रता व दर से किसी प्रकार से संबंधित नहीं होता। ठीक है, और जबकि इसकी बात करें तो ये क्या है? संबंध दर्शाता है। ठीक है ना, इसमें लिख लेना, अभिक्रिया की कोटि अभिकारक की सांद्रता और दर में, अभिकारक की सांद्रता व दर में संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसमें अंतर। ठीक है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। अणु संख्यता की बात करें तो यह केवल सैद्धांतिक मान को बताता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। अणु संख्यता यह हमेशा पूर्णांक होता है, अभिक्रिया की कोटि प्रभाज्य मतलब भिन्नात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अणु संख्यता का मान शून्य नहीं होता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है। अणु संख्यता यह अभिक्रिया के किसी पद विशेष से संबंधित होता है, जबकि यह संपूर्ण अभिक्रिया से क्या होता है? संबंधित होता है। अणु संख्यता की बात करें तो अभिक्रिया की अणु संख्यता अभिकारकों की सांद्रता व दर से किसी प्रकार से संबंधित नहीं होता है।
जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता व दर में संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो ये इसमें अंतर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कल जो हम लोग पढ़े थे कोटि निकालना, है ना, तो उसी कोटि निकालने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए। उन अभिक्रियाओं उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए। उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक निम्न है। जिनका वेग व्यंजक निम्न है। ठीक है, उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक क्या है, निम्न है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंतर्गत। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेग बराबर के ए का पावर 1/2 के ए का पावर 1/2 और बी का पावर 3/2। ठीक है, इसका अपने को क्या निकालना है, कोटि निकालना है। ठीक है, इसका कोटि निकालते हैं हम लोग। तो इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो कोटि क्या होता है, उनके घातांकों का योग होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कोटि इज इक्वल टू क्या होगा, इसका घात कितना है 1/2 प्लस इसका घात कितना है, देखो 3/2। ठीक है, कितना है 3/2। हर समान है, एक बार लिखोगे तो 3 और 1 4, 4/2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूने 4। तो इसकी कोटि कितनी आएगी, 2 आएगी। मतलब यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ये जो दिख रहा है रिएक्शन, ये क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, वेग दिया है, वेग बराबर दिया है के, ए का पावर दिया है 3/2 और बी का वैल्यू दिया है -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसकी कोटि निकालते हैं, है ना। तो कोटि इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, इनके घातांक को जोड़ दो 3/2 और इसके घातांक को जोड़ दो, मतलब ये हो जाएगा -1। इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 तिया 3, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2। तो 3 में 2 घटाओ कितना आएगा, 1, 1/2। मतलब ये क्या है, अर्धकोटि की अभिक्रिया है। और ये क्या था अपना, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया था। क्लियर है, कैसे बनाना है, समझ में आ रहा है। जो भी अभिकारक रहेगा उनके घातांकों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आएगा तो इस प्रकार से आप बनाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है। निम्न वेग स्थिरांकों से, निम्न वेग स्थिरांकों से, निम्न वेग, निम्न वेग स्थिरांकों से, निम्न वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। ठीक है, निम्न वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है अपना k इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बताओ इसकी कोटि क्या होगी? देखो, इसको देखकर आपको बताना है, इसको, ये किसका यूनिट है? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है? हम्म, द्वितीय कोटि का होता है ना। तो यहाँ पर लिखोगे, इसका आंसर होगा, इसकी कोटि कितनी आएगी? इसकी कोटि आएगी 2, ठीक है, क्योंकि मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो इसकी कोटि आ जाएगी 2, ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना k इज इक्वल टू, k इज इक्वल टू 3 गुणा 10 का घात -4, 3 गुणा 10 का घात -4 सेकेंड इनवर्स। चलो बताओ, इसकी कोटि क्या आएगी? इसको देखो, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स किसका है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वो क्या है? यूनिट है ना। तो यहाँ पर लिखोगे 1, इसकी कोटि क्या आएगी? 1 आएगी। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको यूनिट देखकर क्या करना है, बताना पड़ेगा कि उसकी कोटि क्या है, 1 है, 2 है, 0 है कि 3 है ना। बन जाएगा। तो यूनिट को आप अच्छे से तैयार कर लिए रहना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला हेडिंग लिखोगे आप लोग, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका परिभाषा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। या फिर आएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। या फिर आएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। इसकी इकाई लिखिए, या उससे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देगा। तो ऐसे इसकी वैरायटी बनती है, ठीक है। जनरली ये 3 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा है ना, शून्य कोटि के अभिक्रिया का। यदि किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है,
यदि किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रण या सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में, ठीक है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, ठीक है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर पूरी प्रक्रिया होने तक स्थिर बना रहता है। ठीक है, पूरी प्रक्रिया होने तक या पूरे अभिक्रिया के समाप्त होने तक क्या होता है? वो स्थिर बना रहता है। ठीक है, क्या बोला गया? यदि किसी अभिक्रिया की दर, यदि किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, यदि किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर पूरी अभिक्रिया होने तक स्थिर रहता है। बनेगा? चलो लिख लो इसको। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रण पर निर्भर, अभिकारकों की सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है तब उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला गया? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर, इन अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर पूरी अभिक्रिया, पूरी अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर पूरी अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर पूरी अभिक्रिया, पूरी अभिक्रिया बोल सकते हो या पूरी प्रक्रिया होने तक स्थिर रहती है। पूरी अभिक्रिया होने तक स्थिर रहती है। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। डिफिनेशन भी आता है तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है तब उसे हम क्या बोलते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की जो दर होती है वो पूरी प्रक्रिया के समाप्त होने तक क्या होता है? स्थिर बना रहता है। उसका जो दर है वो हमेशा क्या रहेगा? शुरू से लेकर अंत तक क्या रहेगा? नियत बना रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे इसका व्यंजक। इसका देखेंगे व्यंजक। ठीक है, तो व्यंजक में एक कथन फिर लिखना है आपको। ठीक है, कथन ये लिखना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के प्राथमिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। ठीक है, अभिकारक के प्राथमिक सांद्रण के शून्य घात के क्या होता है?
समानुपाती होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिकारक के प्राथमिक सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। लिख लो, शून्य कोटि की अभिक्रिया में ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के प्राथमिक अभिकारक के प्राथमिक सांद्रता के प्राथमिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या बोला गया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के प्राथमिक सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, अब लेके चलेंगे, माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है। माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया, माना कोई शून्य कोटि की माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है। माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है। ठीक है, यह हमारा ए, तीर का निशान बी। देखो ए एक क्या है? अभिकारक है, और वो अभिकारक क्या हो रहा है? बी में, बी मतलब प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक है, ए एक अभिकारक है जो कि बी प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक है, तब इसका हम लोग दर निकालेंगे। अब यहाँ पर नियम लगाते हैं, यही वाला नियम को। क्या बोला गया है बताओ? शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग मतलब, अभिक्रिया का वेग मतलब क्या है? वेग मतलब दर। ठीक है, तो दर दो तरीके से निकालते हो, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन जो कि नेगेटिव रहेगा, या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन जो कि पॉजिटिव रहता है। पढ़े हो ना? तो ये कैसे होगा? ये हमारा होगा माइनस डी ए अपॉन क्या हो जाएगा? डी टी। थोड़ा गौर करो ये लाइन को। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक में परिवर्तन की दर है। अभिकारक जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? घटता है, इसलिए माइनस लगाया है ना। तो माइनस डी अपॉन डी टी, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के प्राथमिक सांद्रता के, अभिकारक के प्राथमिक सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो अभिकारक ले लो, समानुपाती होता है, मतलब समानुपाती का चिन्ह बना लोगे, और समानुपाती का चिन्ह बनाओगे, और किसका शून्य घात का समानुपाती होता है बताओ? अभिकारक की। तो अभिकारक कौन है इसमें? ए, तो ये हो जाएगा ए, और इसके शून्य घात के क्या हो जाएगा? समानुपाती। देखो अच्छे से, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के प्राथमिक सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी को मैं हम लोग क्या कर दिए हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है ना? अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो उसके जगह में एक नियतांक लगेगा। ठीक है ना? इसके जगह में क्या हो जाएगा? एक नियतांक लगेगा। तो ये होगा माइनस डी ए अपॉन क्या हो जाएगा? डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के, और ये हो जाएगा ए नॉट। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए नॉट हो गया। ठीक है ना?
क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। चूंकि ए नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एक होता है, जानते हो ना, कोई भी संख्या रहे उसका घात अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, एक होता है। तो ए की सांद्रता मतलब ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 0। ठीक है, ए का पावर 0 है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। वैल्यू को रख दो उसमें, कौन सा, समीकरण 1 में। तब समीकरण 1 से, चलो 1 में वैल्यू रखो, कितना आएगा, माइनस डी ए अपॉन क्या था, डी टी इज इक्वल टू क्या था, के, और ए नॉट था, है ना, ए का पावर 0 था, तो उसके जगह में क्या रखेंगे, 1। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब क्या करते हैं, डी टी को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डी ए इज इक्वल टू, डी टी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, के डी टी, के डी टी। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, चलो समाकलन करो, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस को उधर ले जाना था अपने को, रुको एक स्टेप और करो, है ना, ऐसे करो, माइनस को उधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के डी टी हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का समाकलन करो। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, चलो करो समाकलन करो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस के डी टी। डी ए जैसे कि जानते हो, डी एक्स का समाकलन क्या होता है बताओ, यहां पर लिख देता हूं, चूंकि इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, तो डी ए का क्या होगा, डी ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, इसका समाकलन कर दिया ना मैं, इसमें से माइनस और के को बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन, इधर क्या बचेगा, डी टी, डी टी का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, टी, ये हो जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के टी। और जब भी समाकलन होता है तो एक नियतांक लगता है जिसको बोलते हैं समाकलन नियतांक, तो माइनस के टी प्लस हो जाएगा आई, इसको मानोगे आप इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, जहां आई एक समाकलन नियतांक है, ठीक है, जहां आई एक क्या है, समाकलन नियतांक है, जिसका मान सीमा शर्त पर निर्भर करता है, जिसका मान सीमा शर्त से ज्ञात करते हैं, इसका मान सीमा शर्त से ज्ञात करते हैं। ठीक है, जहां आई क्या है, एक समाकलन नियतांक है जिसका मान क्या होता है, सीमा शर्त से हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब सीमा शर्त लगा देते हैं, सीमा शर्त, सीमा शर्त लगाते हैं, तो सीमा शर्त में देखो, t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या होगा,
ए नॉट होगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या समझ रहे हो कि शुरुआती तौर पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो समय जीरो रहेगा, और समय जीरो रहेगा तो अभिकारक पूरा पूरा रहेगा। कैपिटल ए मतलब ए की सांद्रता किसके बराबर होगा, ए नॉट के, मतलब उस स्थिति में अभिकारक पूरा पूरा रहेगा, वो उत्पाद में नहीं बदला रहेगा, है ना। तो कैपिटल ए किसके बराबर होगा बताओ, ए नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, जहां पर ए नॉट क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को शो करता है। जहां ए नॉट क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता है। ए नॉट क्या है बताओ, अभिकारक की क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तब समीकरण 2 में मान रखो। ठीक है, तब समीकरण 2 से, तब समीकरण 2 से चलो वैल्यू रखो इसमें। इसके जगह में क्या लिखोगे, ए के जगह में ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के, और टी के जगह में 0, और प्लस क्या हो जाएगा, आई। तो ये क्या मिलेगा अपने को बताओ, ए नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई। ये मुझे किसका वैल्यू मिल गया, आई का। किसका वैल्यू मिल गया, आई का। इस आई के वैल्यू को फिर से समीकरण 2 में रखेंगे। आई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो 2 में रखो, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस के टी प्लस आई। आई के जगह में क्या लिखोगे, ए नॉट, प्लस क्या हो जाएगा, ए नॉट। ए को इधर ले आओ, के टी को इधर ले आओ, के टी माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का के टी इज इक्वल टू ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, के को छोड़ो, टी को पक्षांतर कर दो, तो के इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए नॉट माइनस ए अपॉन में क्या हो जाएगा, टी, अपॉन में क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, ये बनेगा हमारा कौन सा इक्वेशन बनेगा, थर्ड। ठीक है, और यही क्या है, इसके वेग व्यंजक है। ठीक है, नीचे में लिख लेना, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक है। ठीक है, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक है, वेग स्थिरांक का व्यंजक है। यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का एक अगला पार्ट है अर्ध आयुकाल। ठीक है, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयु काल, अर्ध आयुकाल। ठीक है, जिसको हम लोग टी हाफ से दर्शाते हैं, टी हाफ से। ठीक है, तो देखते हैं कि अर्ध आयुकाल क्या होता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में, ठीक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा, प्रारंभिक सांद्रता का आधा जितने समय में उत्पाद में, जितने समय में उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, जितने समय में उत्पाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे, उस अभिक्रिया का क्या बोलते हैं,
अर्ध आयु काल कहते हैं। उसे उस अभिक्रिया का क्या बोलते हैं? अर्ध आयु काल कहते हैं। और इसको किससे दर्शाते हैं? टी हाफ से। अर्ध आयु काल को किससे दर्शाया जाता है? टी हाफ से। चलो लिख लोगे। किसी अभिक्रिया में, ठीक है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता का आधा, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा जितने समय में उत्पाद में, जितने समय में उत्पाद में, जितने समय में उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा जितने समय में उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है उसे अभिक्रिया की अर्ध आयु काल कहते हैं। उसे अभिक्रिया की, उसे अभिक्रिया की अर्ध आयु काल कहते हैं। उसे अभिक्रिया की अर्ध आयु काल कहते हैं। इसे टी हाफ से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे किससे दर्शाते हैं? टी हाफ से दर्शाते हैं। बनेगा? क्या बोला गया है? किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा जितने समय में उत्पाद में बदल जाता है, जितने समय में उत्पाद में बदल जाता है उसे ही अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे टी हाफ से दर्शाते हैं। मतलब मान लीजिए अपने पास अभिकारक है, तो अभिकारक का आधा उत्पाद में बदलेगा, तो अभिकारक का आधा को उत्पाद में बदलने के लिए जितना समय लग रहा है वही समय उसका क्या कहलाएगा? अर्ध आयु काल कहलाता है। और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? टी हाफ से दर्शाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य